इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 7 के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 10 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 10 है चले मंडी घूमने, जिसका पहला प्रश्न है इस रेखा चित्र के अनुसार बड़े शहर की मंडी तक चावल पहुंचाने के क्या क्या तरीके हैं। इसका उत्तर होगा इस रेखा चित्र के अनुसार बड़े बड़े शहर की मंडी तक चावल पहुंचाने के दो तरीके हो सकते हैं। पहले चावल किसान के पास चावल मिल में जाता है और फिर वहां से सीधे बड़े शहर के थोक विक्रेता के पास जाता है। चावल किसान के पास से छोटे मिल में जाता है, फिर वहां से स्थानीय छोटे व्यापारी के पास और फिर वहां से स्थानीय मंडी के थोक व्यापारी के पास और फिर वहां से बड़े शहर के थोक विक्रेता के पास जाता है। 2 नंबर प्रश्न है थोक और खुदरा बाजार में क्या अंतर है। इसका उत्तर होगा थोक बाजार में किसी वस्तु की खरीद या बिक्री बड़े पैमानों पर होती है। यहाँ कोई भी सामान किलो या पाव के हिसाब से नहीं मिलते हैं। जैसे अगर हम थोक बाजार में चावल खरीदेंगे तो हमें टन के हिसाब या बोरियों से मिलता है। खुदरा बाजार में किसी भी वस्तु की खरीद बिक्री छोटे पैमानों पर ही होती है। यहाँ पर किलो या पाव के हिसाब से भी मिलता है। जैसे अगर हमें पाव भर चावल की भी आवश्यकता होती है तो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। 3 नंबर प्रश्न है थोक बाजार की जरूरत क्यों होती है, चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा कोई भी सामान किसान के पास सीधे खुदरा व्यापारियों तक नहीं पहुंच पाता है। खुदरा व्यापारियों को सामान खरीदने के लिए थोक बाजार जाना होता है। मंडियों से माल सीधे थोक बाजार में आता है और वहां से खुदरा व्यापारियों के पास थोक बाजार के होने की वजह से खुदरा व्यापारियों को सामान खरीदने के मंडी नहीं जाना पड़ता, बल्कि उन्हें अपने शहर के थोक बाजार में ही सारा सामान मिल जाता है। हमें भी अगर किसी समारोह के लिए अधिक सामान की ज़रूरत होती है तो भी थोक बाजार से सामान ले सकते हैं और अधिक मात्रा में सामान लेने पर हमें सामान कुछ सस्ता भी मिलता है। 4 नंबर प्रश्न है छोटे किसान को चावल का कम मूल्य क्यों मिलता है। तो इसका उत्तर होगा छोटे किसान को चावल का कम मूल्य मिलता है क्योंकि वे अपने चावल को चावल खरीदने वाले छोटे व्यापारियों को बेच देते हैं, जिससे उन्हें पैसे तो तुरंत मिल जाते हैं पर उतने नहीं मिलते जितने मिलने चाहिए। 5 नंबर प्रश्न है इन फसलों में से दो फसलों के बाजार की क्रिया किसानों से उपभोक्ता का रेखा चित्र बनाए जो आपके इलाके में उगाया जाता है। पहला है गेहूं, दूसरा मक्का, तीसरा दलहन और चौथा सरसों। तो इसका उत्तर होगा गेहूं। किसान के पास से स्थानीय छोटे व्यापारी, उसके बाद जाता है स्थानीय मंडी के थोक व्यापारी के पास, उसके बाद बड़े शहर के थोक विक्रेता के पास, उसके बाद खुदरा विक्रेता, उसके बाद उपभोक्ता के पास। दूसरा सरसों, तो किसान के पास से मिल में, वहां से तेल पेराई के लिए, वहां से थोक मंडी में, बड़े शहर के थोक विक्रेता, फिर खुदरा विक्रेता, फिर उपभोक्ता के पास। 6 नंबर प्रश्न है तुम्हारे आसपास कोई मिल है क्या, वहाँ फसल कैसे पहुँचती है पता लगा। तो इसका उत्तर होगा हाँ, मेरे आसपास एक मिल है, वहाँ एक फसल थोक मंडी से मंगवाए जाते हैं या फिर सीधे तौर पर बड़े किसानों से ही फसल खरीद लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न है सरकार द्वारा चलाई गई नियंत्रित मंडी क्या है, शिक्षक के साथ चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा सरकार द्वारा चलाई गई नियंत्रित मंडी में किसानों को अपने उत्पादन को खुली नीलामी द्वारा बेचने का मौका मिलता है। खुली नीलामी द्वारा उत्पादन बेचने पर किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिलता है, पर नियंत्रित मंडी की व्यवस्था न होने की वजह से किसानों को अपनी फसल स्थानीय व्यवसायियों का निजी मिलों को बेचना पड़ता है और उनकी इसी मजबूरी का फायदा उठाकर ये व्यापारी उन्हें उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं देते हैं। 8 नंबर प्रश्न है शीत गृहों के निर्माण से किससे फायदा हो सकता है, चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा शीत गृहों के निर्माण से सब्जियों एवं फलों का व्यापार करने वाले को फायदा हो सकता है। जब इनको व्यापारियों के पास सब्जियां या फल ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं और उस हिसाब से उसकी खपत नहीं हो पाती है तो इस वजह से धीरे धीरे या तो सूखने लगती है या फिर सड़ जाती है। इससे उसका कोई खरीदार नहीं मिलता और व्यापारियों को बहुत नुकसान होता है। अगर शीतगृह का निर्माण हो जाए तो उसमें फलों और सब्जियों को रख दिया जाएगा, जिससे फल या सब्जी न तो सूखेगी और न ही सड़ेगी। शीतगृहों में इसका सुरक्षित भंडारण हो पाएगा और व्यापारियों को नुकसान भी नहीं होगा। 9 नंबर प्रश्न है बिहार में फल प्रसंस्करण आधारित उद्योग लगाने की क्या क्या संभावनाएं हैं, चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा बिहार में फल प्रसंस्करण आधारित उद्योग लगाने की संभावनाएं अधिक हैं क्योंकि बिहार में
फलों की पैदावार बहुत अच्छी होती है। भारत में कुल लौकी उत्पादन का 80% बिहार में ही होता है। यहाँ केले और गन्ने की उपज भी अधिक अच्छी होती है। यहाँ फल प्रसंस्करण आधारित उद्योगों को कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इन उद्योगों में इन फलों से जूस, जेली, जैम, मधु आदि बनाए जाते हैं। इससे लोगों को कम लागत में अधिक मुनाफा होने की संभावना है। 10 नंबर प्रश्न है, अपने घर के आसपास सर्वे करें कि पिछले 15 वर्षों में लोगों की फल को खपत में क्या क्या परिवर्तन आए हैं और क्यों। तो इसका उत्तर होगा पिछले 15 वर्षों में लोगों की फल की खपत में बहुत परिवर्तन आया है। लोगों के बीच फल की खपत बहुत कम हो गई। बढ़ती महंगाई के चलते फल इतने महंगे हो गए हैं कि अब लोग अपने भोजन में फलों को शामिल नहीं कर पाते। जितनी आमदनी थोड़ी अधिक है उन लोगों की थाली में फल कभी नजर भी आ जाए, पर गरीब लोगों के लिए फल खाना मुमकिन नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में फलों के दाम में इतनी तेजी से बढ़ोतरी हुई है कि जो लोग पहले टोकरे के हिसाब से फल लेते थे अब किलो के हिसाब से फल लेने को मजबूर हैं। 11 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता के पूर्व बिहार को देश का चीनी का कटोरा कहा जाता है। 1942 से 43 में राज्य में कुल 32 चीनी मिलें थी, जबकि देश में सिर्फ 140 चीनी मिली थी। वहीं 2000 तक राज्य में चीनी मिलों की संख्या घटाकर सिर्फ 10 रह गई, जबकि भारतवर्ष में चीनी मिलों की संख्या बढ़कर 495 हो गई। तो इसका उत्तर होगा बिहार में चीनी मिलों की संख्या घटती गई। पहले यहाँ के गन्ने में रस बहुत अधिक होता था, जिससे कम गन्ने भी अधिक चीनी बनता था और कम लागत में अधिक मुनाफा होता था। पर आज के समय में यहाँ पैदा होने वाले गन्ने में रस बहुत कम मात्रा में होता है, जिससे बहुत अधिक गन्ने से भी बहुत थोड़ा सा चीनी बनता है। इससे लोगों को अधिक लागत में भी उतना मुनाफा नहीं होता था, उन्हें घाटा लगने लगा। सरकार की तरफ से भी चीनी मिलों की कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, जिससे धीरे धीरे राज्य की ज़्यादातर चीनी मिलें बंद हो गईं। 12 नंबर प्रश्न है, बिहार में चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, शाहबाहू, पूर्णिया, पटना एवं सहरसा प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले हैं। इन्हें मानचित्र में दिखाएं। तो इसका उत्तर छात्र स्वयं करेंगे। 13 नंबर प्रश्न है, बिहार में मक्का उद्योग लगाने की काफ़ी संभावनाएं हैं। इन इकाइयों के द्वारा मक्के के विभिन्न उत्पादन जैसे स्टार्च, बेबीकॉर्न, पॉपकॉर्न, कॉर्नफ्लेक्स, मक्के का आटा, मुर्गियों का चारा, मक्के का तेल आदि बनाया जा सकता है। इसके क्या फायदे नुकसान है, चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा इन उत्पादों से किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। ये उत्पाद हमारे खाने के उपयोग में आते हैं। मुर्गियों का चारा मुर्गियों के खाने में काम आता है। इन सभी उत्पादों को खाने से हमारे सेहत को नुकसान नहीं पहुंचता है। बिहार में मक्के की उपज अच्छी होती है, इसलिए इन उत्पादों को बनाने के लिए कच्चे माल आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे लोगों को इन उत्पादों के बनाने में कम लागत आता है, मुनाफा अधिक होता है। ये उत्पाद बिहार के दूसरे राज्य में भी भेजा जाता है। अभ्यास का पहला प्रश्न है, आपके अनुसार अरहर किसान से किस प्रकार आपके घरों में दाल के रूप में पहुंचता है। दिए गए विकल्प में से खाली बॉक्स भरें। तो दाल मिल, खुदरा व्यवसायी, स्थानीय छोटे व्यापारी, बड़ी मंडी के थोक व्यवसायी, स्थानीय मंडी के थोक व्यवसायी। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहले किसान, उसके बाद दाल मिल, उसके बाद स्थानीय छोटे व्यवसायी, उसके बाद स्थानीय मंडी के थोक व्यवसायी, उसके बाद बड़ी मंडी के थोक व्यवसायी, उसके बाद खुदरा व्यवसायी। 2 नंबर प्रश्न है, स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलान करें। पहला है शाही लीची, तो शाही लीची का हो जाएगा मुजफ्फरपुर। दूसरा है दुधिया मालदा, तो दुधिया मालदा पटना दीघा। तीसरा है मखाना, तो मखाना का दरभंगा। चौथा है जर्दालू आम, तो जर्दालू आम का भागलपुर। 3 नंबर प्रश्न है, कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप क्या समझते हैं, इससे किसानों को क्या फायदा होता है। तो इसका उत्तर होगा कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य होता है जो सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलवाने के लिए तय किया जाता है। इसमें सरकार किसानों के फसल के लिए एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का उद्देश्य होता है किसानों के हितों की रक्षा करना। इससे किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य मिलता है। वे फसल उपजाने में जितनी मेहनत करते हैं उन्हें उसका फल मिलता है, उन्हें घाटा नहीं होता है। प्रत्येक किसान को अपने फसल के लिए सरकारी दर की उम्मीद होती है। किसानों से उनका फसल सरकारी एजेंसियां निर्धारित न्यूनतम मूल्य पर ही फसल खरीदती है। अगर सरकार द्वारा यह मूल्य तय नहीं किया जाता तो किसानों से उनके फसलों को कम कीमत पर ही खरीद लिया जाता, जिससे किसानों को अपनी मेहनत का उचित फल नहीं मिलता। लेकिन बिहार में इस योजना का पूरा लाभ किसानों को नहीं मिल पाता है, जिससे किसानों को उनका हक नहीं मिल पाता है।
4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों से बनाए जाने वाले विभिन्न उत्पादों को लिखें। इन उत्पादों को बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा गेहूं से सूजी। मैदा से आटा बनाने के लिए गेहूं को मिल में भेजा जाता है। मक्का से भी सत्तू, आटा या दर्रा बनाने के लिए मिल की आवश्यकता होती है। लीची से जूस, जैम, जेली या मधु बनाने के लिए इसे प्रसंस्करण उद्योग में भेजते हैं। गन्ना से चीनी बनाने के लिए हम गन्ने की चीनी मिल भेजते हैं और गुड़ बनाने के लिए गन्ना की पेराई करती हैं। जूट से मशीन द्वारा थैला बनाया जाता है। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।